में दिखे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं तेजेंद्र, तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। पंजाब में जारी सियासी संग्राम के बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज बुधवार शाम को बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकते हैं। पंजाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद भूचाल और तेज हो गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जारी विवाद अभी थमा भी नहीं था कि चरणजीत सिंह चन्नी के साथ विवाद शुरू हो गया है। एक दिन पहले सिद्धू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देकर पार्टी के लिए फिर से संकट की स्थिति पैदा कर दी। इसी बीच बैकफुट पर आए सिद्धू ने वीडियो ट्वीट कर अपने को कांग्रेस का वफादार सिपाही बताया और आगे भी पार्टी की लड़ाई लड़ते रहने की बात कही। अंदरूनी लड़ाई से जूझ रही कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई नेताओं ने सिद्धू को विश्वासघाती तक करार दिया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के सुर में सुर मिलाते हुए सिद्धू की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। पंजाब में संकट का सामना कर रही कांग्रेस पर अब दिल्ली में उसके वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ही सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि एक सीमावर्ती राज्य पंजाब में कांग्रेस पार्टी संकट से आईएसआई और पाकिस्तान को फायदा है। कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी पर इशारों में हमला बोलते हुए कहा कि जो उनके करीबी थे वो भी साथ छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा पार्टी में फिलहाल जिस तरह के हालात हैं उस पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जानी चाहिए। बीजेपी ने पंजाब में कांग्रेस विवाद को राहुल गांधी की असफलता करार दिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश देख रहा है कि पंजाब में किस प्रकार की स्थिति है। जो राजनीतिक सरगर्मियां वहां चल रही हैं वो वास्तविक रूप में चिंताजनक है। सिद्धू पर दिया अमरिंदर सिंह के बयान के बाद बीजेपी के अलावा अन्य राजनीतिक दलों ने भी सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा पंजाब में जनता के हित में काम ना करके सिर्फ राजनीति कर रही है। पंजाब के मोहाली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस वक्त पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान की नापाक हरकत फिर बेनकाब हो गई है। मंगलवार को भारतीय सुरक्षा बलों ने उरी सेक्टर से जिस आतंकवादी अली बाबर को गिरफ्तार किया था उसने आज पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं की सारी पोल खोल दी। आतंकवादी अली बाबर ने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों को ट्रेनिंग देता है और सीमा पार से आतंकियों को लालच देकर भेजता है। 19 साल के इस आतंकवादी का नाम है अली बाबर और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। मंगलवार को भारतीय सुरक्षा बलों ने इसे उरी सेक्टर से गिरफ्तार किया था। आतंकवादी ने अपने कबूलनामे में पाकिस्तान में बैठे आकाओं की काली करतूत पूरी दुनिया को मीडिया के जरिए बता दी। उसने बताया कि कैसे उसे पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी। भारत में अशांति, दहशत और अस्थिरता फैलाने का पाकिस्तानी मंसूबा कई बार बेनकाब हो चुका है। कभी पाकिस्तानी आर्मी घुसपैठियों की शक्ल में भारतीय सीमा में घुसती है तो कभी आतंकवादियों को चोला पहनाकर। 29 सितंबर 2016 को ही भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया था। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकी लॉन्च पैड के जरिए नियंत्रण रेखा पर अवैध घुसपैठ कराने की फिराक में रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता में बताया कि मध्य प्रदेश में नीमच रतलाम लाइन के डबलिंग की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही आज कैबिनेट की बैठक में गुजरात में राजकोट कनालूस लाइन को भी डबलिंग की मंजूरी दी गई। इस लाइन के दोहरीकरण की कुल लंबाई 111.20 किलोमीटर है। ये परियोजना 4 साल में पूरी होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री पोषण योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया प्रधानमंत्री पोषण योजना में मिड डे मील के अलावा भी इसमें बहुत कुछ जोड़ा जाएगा, तभी इसका खर्च 1,31,000 करोड़ रुपए किया गया है और इसका लाभ 11,20,000 से ज्यादा स्कूलों के करोड़ों छात्रों को होगा। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि जो मिड डे मील की योजना चल रही है उसे पीएम पोषण योजना में ही शामिल किया जाएगा।
इस योजना के तहत 54,000 करोड़ रुपए केंद्र और करीब 32,000 करोड़ रुपए राज्य सरकारें खर्च करेंगी। इसके अलावा 45,000 करोड़ रुपए केंद्र अनाज के लिए भी देगा। केंद्रीय नेता पीयूष गोयल ने कहा कि कैबिनेट ने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ के जरिए लिस्टिंग करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि अगले साल इसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाएगा। केंद्रीय नेता पीयूष गोयल ने कहा कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन में सरकार अगले 5 साल में 4,400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे फॉर्मल सेक्टर में 2.6 लाख रोजगार समेत 59 लाख नौकरियां पैदा होने की संभावना है। केंद्रीय नेता पीयूष गोयल ने कहा कि छोटे निर्यातक जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो चाहते हैं कि उसका इंश्योरेंस कवर भी हो। किसी कारण से पेमेंट ना आए तो पेमेंट के लिए इंश्योरेंस की सुविधा ईसीजीसी देगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश के निर्यात को बढ़ाने में कैबिनेट के फैसले और आत्मनिर्भर भारत पैकेज ने काफी मदद की है। देश में 3 साल पहले सबसे ज्यादा $330 बिलियन का निर्यात हुआ था। निर्यात के दृष्टिकोण से ये साल देश के लिए ऐतिहासिक रहेगा। मुंबई लोकल ट्रेन सेवा पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी का कहना है कि प्लेटफॉर्म के पुनर्विकास, बेहतर तकनीक को अपनाने और बेहतर सेवाएं प्रदान करने पर फोकस होना चाहिए। महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान गुलाब ने काफी क्षति पहुंचाई है। निम्न दबाव के रूप में बदल चुके गुलाब तूफान का असर भी दिख रहा है। कम दबाव के क्षेत्र बनने के बाद से ही महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश का दौर जारी है। ठाणे जिले में लगातार हो रही बारिश से भिवंडी के कई रास्ते जलमग्न हो गए हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से शहर में यातायात धीमा हो गया है। उस्मानाबाद जिले सहित कई शहरों में रुक रुक कर हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में भारी वृद्धि हो गई है, जिससे तेरणा और मांजरा 2 प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई है। औरंगाबाद जिले में भी बारिश का दौर जारी है। जिला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण में भारी बारिश का अनुमान जताया है। उधर पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश हो रही है। कोलकाता के अलावा उत्तर और दक्षिण 24 परगना, मेदिनीपुर, झारग्राम, हावड़ा, हुगली, पूर्व पश्चिम बर्धमान और बीरभूम जिले में तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद कोलकाता और पश्चिम मिदनापुर में कई इलाकों में जल भराव हो गया है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश के दौर से निजात मिलने का अनुमान जताया है। चक्रवाती तूफान गुलाब ओडिशा के तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया है, लेकिन इसका असर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड से बढ़ते हुए अन्य राज्यों तक पहुंच गया है। इसके चलते बिहार के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 8 योजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें से 4 परियोजनाएं रेल मंत्रालय की, 2 विद्युत मंत्रालय की और एक क्रमशः सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय की थी। लगभग 50,000 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली ये परियोजनाएं 7 राज्यों ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा से संबंधित है। रक्षा मंत्रालय ने परिवार पेंशन के लिए दिव्यांग आश्रितों की आय सीमा बढ़ा दी है। यदि ऐसे बच्चों या भाई बहनों की पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से कुल आय सामान्य दर पर परिवार पेंशन की पात्रता से कम होगी तो वे आजीवन परिवार पेंशन के पात्र होंगे। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 88 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। आज शाम 7 बजे तक देश में 59 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,870 नए मामले सामने आए, वहीं 28,178 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.83% हो गया है। स्वस्थ होने की दर मार्च 2020 के बाद से उच्चतम स्तर पर है। देश में वर्तमान में 2,82,520 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.84% है।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 15,04,713 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 56.74 करोड़ जांच की है। साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.82% है, जो पिछले 96 दिनों से लगातार 3% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.25% है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है। तमिलनाडु सरकार ने 1 नवंबर से कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए कक्षाएं फिर से शुरू करने का फैसला किया है। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत ने अपने बंदरगाहों की कुल बिजली मांग का 60% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि लक्ष्य अभी 10% से भी कम है। सौर और पवन ऊर्जा के माध्यम से लक्ष्य हासिल किया जाएगा। सोनोवाल ने कहा कि वर्ष 2030 तक बंदरगाहों पर 50% उपकरणों का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। बंदरगाहों पर 2030 तक मालवाहन के दौरान कार्बन उत्सर्जन 30% तक घटाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जारी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कुपवाड़ा का खाईपोरा जकालदारा में मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म की आधारशिला रखी और स्नो पी के बीजों को बोने का काम किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कृषि और संबंधित विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और स्टॉल लगाने वालों से बात भी की। इसके अलावा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्रों की आधारशिला भी रखी। सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने बिजबेहरा में राष्ट्रीय राजमार्ग के श्रीनगर बनिहाल खंड के इमरजेंसी लैंडिंग प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने श्रीनगर में नए सचिवालय में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने कहा कि केंद्र ने अब तक विभिन्न योजनाओं के लिए 28,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और प्रदेश में अब तक 5,000 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य हुआ है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देते हुए कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव में कदम रखती है। साथ ही कहा कि ऐसे ही कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा विचारधारा और संगठन के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी है। उन्होंने चुनाव जीतने में बूथ के कार्यकर्ताओं की भूमिका को अहम बताया। श्रम और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को दिल्ली में भारतीय वन सेवा के अधिकारी और नाफेड के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार चड्ढा की हाथियों के संरक्षण और इससे जुड़ी समस्याओं पर लिखी किताब जंबोज ऑन द एज का अनावरण किया। इस मौके पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह किताब देश में फसलों के स्वरूप और हाथियों की गतिविधियों को तकनीक से निगरानी जैसे विषयों पर गहनता से चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मिशन शक्ति के तीसरे चरण के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत राज्य की 75,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में 484.41 करोड़ रुपए की 167 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक लुइस जिन्हो फेलेरियो आज कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। फेलेरियो सहित 10 लोग आज टीएमसी में शामिल हुए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी सचिवालय में प्री प्राइमरी और प्राइमरी शिक्षकों के लिए निष्ठा प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि निष्ठा में प्री प्राइमरी और प्राइमरी के लगभग 5,000 शिक्षक प्रशिक्षण पूरा करेंगे। ये बहुत ही अच्छी पहल है। मुंबई में एंटी नारकोटिक्स सेल की बांद्रा इकाई ने बांद्रा से एक पत्रकार सहित 2 ड्रग पैडलरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 68 लाख रुपए की कीमत की 225 ग्राम कोकेन बरामद की गई है। रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी सुपरटेक ने नोएडा में स्थित अपने 40 मंजिला ट्विन टावर के गिराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। देश में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वायु प्रदूषण की परेशानी अस्थमा के मरीज ही समझ सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर हरियाणा की सरकार को लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान आज फिर हरियाणा सरकार के वकील हाथ झाड़कर बोल पड़े, सुनवाई टाल दें क्योंकि पेपर बुक नहीं मिल रही है। एंटिलिया मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की 3 महीने तक घर में नजरबंद करने की मांग को खारिज कर दिया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक बैंकों ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत सबसे छोटे कर्जदारों को लाभ पहुंचाने के लिए 7,500 करोड़ रुपए की राशि का पूरा इस्तेमाल किया है। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 254 अंक या 0.43% के नुकसान से 59,413 अंक पर बंद हुआ। इस तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 37 अंक या फिर 0.21% के नुकसान के साथ 17,711 अंक पर आ गया। विदेशी बाजारों में अमेरिकी मुद्रा के मजबूत होने तथा घरेलू शेयर बाजार में सुस्ती के बीच विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे की गिरावट के साथ 74.14 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। हाजिर बाजार में कारोबारियों द्वारा अपने सौदों की कटान करने से वायदा कारोबार में बुधवार को कच्चे तेल की कीमत 67 रुपए की गिरावट के साथ 5,520 रुपए प्रति बैरल पर आ गई। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में सुधार के रुख से राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में बुधवार को सोना 264 रुपए की तेजी के साथ 45,123 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी की कीमत भी 362 रुपए की तेजी के साथ 58,825 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। आयकर विभाग ने एक आदेश जारी कर अधिकारियों से लंबित कर मामलों के निपटान के लिए 30 सितंबर तक आवेदन स्वीकार करने को कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में हुए क्वाड समिट को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड लीडर्स समिट की मेजबानी करना सम्मान की बात थी। अमेरिकी संस्था कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में 12 आतंकी संगठन सक्रिय हैं। यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले ने सेनेट की सुनवाई के दौरान कहा कि तालिबान का सत्ता में वापस आना और अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी एक रणनीतिक विफलता है। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी एलडीपी के पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा को अपना नया प्रधानमंत्री चुन लिया। चीन के पूर्वोत्तर इलाकों में शुरू हुआ बिजली का संकट अब पूरे चीन को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि फैक्ट्रियां, मॉल, दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं। चीन में बिजली संकट की सबसे अधिक मार देश की औद्योगिक गतिविधियों पर पड़ी है। एक अनुमान के मुताबिक चीन की करीब 44% औद्योगिक गतिविधियां इस संकट से बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। ब्रिटेन में ईंधन आपूर्ति की समस्या क्रिसमस के बाद भी जारी रह सकती है। इस बात का संकेत देते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वाहन चालकों से अपील की है कि आपूर्ति में सुधार होने तक घबराहट में ईंधन खरीदने से बचें। उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से समुद्र में एक अज्ञात मिसाइल दागी। इस बात की जानकारी दक्षिण कोरिया और जापान दोनों ने दी है। वहीं दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि हम उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपण की स्थिति और मंशा का विश्लेषण कर रहे हैं। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के ला पाल्मा द्वीप पर स्थित कम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी में भूकंपीय गतिविधि कुछ देर की खामोशी के बाद फिर से सक्रिय हो गई। द्वीप की 80,000 में से 6,000 से अधिक लोगों को वहां से निकाल लिया गया है। नाइजीरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने बुधवार को बताया कि नाइजीरिया में हैजा के प्रकोप ने जनवरी में शुरू होने के बाद अब तक 2,791 लोगों की जान ले ली है। कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया प्रभावित है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 23 करोड़ 36 लाख से ज्यादा हो गए हैं। वहीं इस महामारी से वर्तमान में 1 करोड़ 84 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं। वहीं कोरोना महामारी के कारण अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और दुनिया भर में इस संक्रमण से अब तक 47,81,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4 करोड़ 40 लाख से अधिक है। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 7,11,000 से अधिक है। वहीं रूस में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। रूस में पिछले 24 घंटों के दौरान 857 लोगों की मौत दर्ज की गई। गौरतलब है कि महामारी शुरू होने के बाद ये एक दिन में सबसे अधिक दर्ज आंकड़ा है। जापान ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू आपातकाल को गुरुवार को समाप्त करने का ऐलान किया ताकि अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जा सके। यूनाइटेड एयरलाइंस ने कहा है कि लगभग 600 अमेरिकी कर्मचारियों को एयरलाइंस की टीकाकरण नीति का पालन न करने के बाद बर्खास्तगी का सामना करना पड़ा है।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट खेलने के लिए तैयार है। यह ऐतिहासिक टेस्ट गुरुवार से भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के बीच खेला जाएगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में सूर्य कुमार यादव के आउट होने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सूर्य कुमार यादव का फॉर्म खराब नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो आउट हुए हैं वो एक चिंता का विषय जरूर है। हार्दिक पांड्या के धुआंधार परफॉर्मेंस को लेकर पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा ने कहा है कि जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने पंजाब किंग्स के खिलाफ धुआंधार पारी खेलकर टीम को मैच जिताया, उसी तरह के परफॉर्मेंस की उम्मीद भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप में उनसे होगी। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि उनकी टीम भले ही IPL के इस सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के मामले में अच्छे स्थान पर नहीं है, लेकिन उनके खिलाड़ी लड़ाई के लिए तैयार हैं। पंजाब किंग्स के खिलाफ ताबड़तोड़ बैटिंग कर मुंबई इंडियंस को जीत दिलाने वाले दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपनी शानदार बल्लेबाजी का श्रेय मोहम्मद शमी को दिया, जिनकी गेंद काफी तेजी से पांड्या के शरीर पर लगी थी। कोलकाता नाइट राइडर्स के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने कहा है कि शारजा में तेज गेंदबाजों की तुलना में स्पिनरों को हिट करना मुश्किल है। कुलदीप यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी चोट का बड़ा अपडेट दिया है और बताया कि उनकी घुटने की सर्जरी हो चुकी है और अब वो रिकवरी की राह पर है। चैंपियंस लीग में देर रात इंग्लिश में क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना स्पेनिश क्लब विलारियल से होगा। चैंपियंस लीग के एक अन्य मुकाबले में देर रात गत विजेता चेल्सी का सामना इटालियन क्लब यूवेंटस के साथ है। एक अन्य मुकाबले में शानदार फॉर्म में चल रही बायर्न म्यूनिख का सामना यूक्रेन के क्लब डायनामो कीव के साथ होगा। चैंपियंस लीग के ही एक और मैच में स्पेनिश क्लब बार्सिलोना का सामना बेनफिका के साथ होगा। बार्सिलोना के लिए इस सत्र में सब कुछ उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा है। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग में मंगलवार देर रात आश्चर्यजनक रूप से हार का सामना करना पड़ा। मोल्दोवा के क्लब शेरिफ तिरास्पोल ने चैंपियंस लीग के इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक करते हुए रियल को 2-1 से हराने में कामयाबी पाई। निर्देशक मोहित सूरी की फिल्म एक विलन रिटर्न्स 8 जुलाई 2022 को रिलीज होगी। इस फिल्म में जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पटानी और तारा सुतारिया प्रमुख भूमिकाओं में होंगे। विद्युत जामवाल की अपकमिंग फिल्म सनक की रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया गया है। सनक 15 अक्टूबर 2021 को रिलीज की जाएगी। वेनम फिल्म एक सप्ताह बाद महाराष्ट्र में होगी रिलीज। सोनी पिक्चर्स ने घोषणा की है कि वेनम लेट देयर बी कार्नेज वैसे तो 14 अक्टूबर में रिलीज होनी थी, लेकिन वहीं महाराष्ट्र में यह फिल्म 22 अक्टूबर को रिलीज होगी। रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा पर काम कर रही हैं। फिल्म में रश्मिका का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। बॉलीवुड अभिनेता अली फजल ने बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल द्वारा एशिया कंटेंट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नामांकन हासिल किया है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस 100 में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।